दोस्तों, जब भिखारी हमसे खाना या पैसा मांगते हैं तो हम या तो उसे दे देते हैं या उसे धुतकार देते हैं, लेकिन जब वो भिखारी हमें बद्दुआ देता है तो उसकी बद्दुआ हमें लग ही जाती है, क्योंकि हम उसका अपमान जो कर देते हैं। और ऐसा ही मेरे कुछ दोस्तों ने किया था, लेकिन उसके बाद उनके साथ इतनी दर्दनाक चीजें घटी कि अब वो बताने के लिए भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन लोगों की मौत उसी भिखारिन औरत की वजह से हुई थी। दरअसल मेरे दोस्त ने उस बूढ़ी औरत को खाना फेंक कर दिया था और उसके साथ ही बहुत ही बुरा बर्ताव किया, जिसे सुनकर आपको भी बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों, उन लोगों ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिल ही गई, लेकिन मेरे दोस्तों ने उस औरत के साथ क्या क्या किया और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, वो तमाम बातें सुनकर आप सभी का दिल एक पल के लिए दहल जाएगा। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि मैं और मेरे साथ 3 दोस्त थे, एक प्रवीण और उसके साथ राजेश और प्रवीण की गर्लफ्रेंड आंचल। हम 4 लोग एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। हम लोगों को ज्यादातर घूमने का शौक था। हम नाइट आउट भी मारते रहते थे, क्योंकि रात में जो घूमने का मजा है वो मजा दिन में नहीं है। ऐसे ही एक दिन हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि आज रात हम लोग नाइट आउट मारेंगे। जब हम सब लोगों ने इस बात पर हामी भर दी तो प्रवीण ने बोला, हाँ भाई ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को लेकर मुकेश रेस्टोरेंट के पास ले आऊंगा और सभी लोग मुझे शाम के वक्त वहीं पर मिलना। और इतना कहने के बाद हम सभी लोग पढ़ाई में ध्यान देने लगे और फिर जब छुट्टी हुई तो हम निकल पड़े अपने घर की ओर। जब मैं अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचते मैंने घर में इतला दे दी कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं, और उसके बाद घर वालों ने भी हामी भर दी। क्योंकि मैं पहली बार नहीं जा रहा था, इसलिए घर वालों ने हाँ बोल दिया और शाम होते होते मैं 3 बजे तक रेडी हो चुका था। तैयार होने के बाद मैं शाम होते ही निकल पड़ा मुकेश रेस्टोरेंट की ओर। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रवीण और आंचल वो दोनों वहां पर खड़े हुए थे। जब मैं उन लोगों के पास पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वो लोग किसी भिखारिन औरत से बात कर रहे थे। उन लोगों को बात करते हुए देखकर मैं उन लोगों के पास पहुंचा और उसके बाद मैंने देखा कि वो लोग उस औरत से बुरी तरह से व्यवहार कर रहे थे। उन लोगों का ये बर्ताव देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। दरअसल मैं देख रहा था कि जब वो भिखारन उन लोगों से खाना मांग रही थी और उसके बाद प्रवीण गाड़ी से खाना निकालकर उस खाने को वहीं नीचे फेंक कर दे रहा था और उसके बाद उसे बुरी तरह से बोलता, ये ले उठा ले खाना, खा ले से। प्रवीण की ये हरकत देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, और जब मैं गुस्से में उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, तू चुप रह यार, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दे। मैंने अभी उससे इतना ही कहा था कि तभी प्रवीण ने खाने को उठाया और उसके बाद अपने पैरों के नीचे मसल दिया, और उसके बाद उसने उस भिखारन से बोला, ले उठा ले, खा ले इसे। प्रवीण ने अभी उस भिखारन से यही कहा था कि तभी वो भिखारन रोने लगी। उस भिखारन की ये हालत देखकर मुझे बहुत ही तरस तो आ रहा था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अभी मैं प्रवीण को ये सब करता देख रहा था कि तभी आंचल ने बोला, अरे अरे यार, ये क्या कर रहा है तू, ऐसे कौन करता है, देख मैं बताती हूँ कैसे खाना देते हैं इन लोगों को। इतना बोलने के बाद आंचल ने गाड़ी से कुछ खाने को निकाला और उसके बाद गाड़ी के ऊपर रख दिया, और उसके बाद उसने उस भिखारन को बोला, लो अम्मा खा लो। और इतना कहने के बाद उस भिखारन के आंसू रुक गए, और उसके बाद जब वो भिखारन खाना लेने के लिए आई और उसके बाद वो खाने को उठाने वाली थी कि तभी आंचल ने उस खाने को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। जैसे ही आंचल ने खाने को गाड़ी के नीचे फेंका कि तभी उस वक्त मेरा दिमाग घूम गया। मैंने आंचल के बारे में अच्छा सोचा था, मगर उसने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया था। उन दोनों को उस भिखारन के साथ ऐसा करता देख मुझे गुस्सा तो बहुत आया, जिस पर मैंने उससे बोला, भाई यार ऐसा क्यों कर रहे हो, चुपचाप दे दो ना उसे खाना, अगर नहीं देना है तो मत दो, कम से कम उसे परेशान तो मत करो। जब मैंने उन दोनों को ये बोला कि तभी उन दोनों ने मुझसे कहा, तो चुपचाप खड़े होकर देख। जब उन लोगों ने मुझसे ये बोला तो मैं चुप हो गया। दरअसल मैं अपने दोस्तों में सभी से कम पैसे वाला था, इसलिए मुझे वो लोग जो कहते मैं उनकी बात मान लेता था, और फिर उसी तरह मैंने भी इस बार बात मान ली। और उसके बाद मैं चुपचाप खड़ा होकर उन लोगों को देखने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं उस भिखारन की मदद कर सकूं।
क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे जो मैं उस भिखारन को दे सकूं। मुझे उसके लिए बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं अभी अपने दोस्त राजेश के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि राजेश मुझे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। राजेश को देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजेश ही वो ऐसा लड़का था जो इन लोगों को समझा सकता था। जब राजेश आया तो उसके बाद मैंने उसे सारी बात बताई और उसके बाद उसने कहा, क्या यार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, चलो गाड़ी में बैठो, निकलना नहीं है। राजेश ने जब उन दोनों को ये बात बोला तो उसके बाद मुझे लगा राजेश इनको समझा रहा होगा, पर राजेश ने जो अब किया उसे देखकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। राजेश ने उस भिखारन को धक्का मारते हुए कहा, चलो बुढ़िया निकल यहाँ से। उस भिखारन के साथ ये बर्ताव देखकर मुझे उस पर बहुत ही तरस आ रहा था। जब राजेश ने उस बुढ़िया को धक्का दिया और उसके साथ ही उसने कहा, चलो भाई सब गाड़ी के अंदर बैठो, अब निकलते हैं। राजेश ने जब सबको गाड़ी के अंदर बैठने को बोला कि तभी उस भिखारन ने राजेश को कहा कि जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, आज तुम लोगों के साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा। उस भिखारन की ये बददुआ सुनकर तो वो सभी लोग उस भिखारन पर चिल्ला उठे और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाग यहाँ से, नहीं तो हम तुझे इसी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे। और इतना कहने के बाद वो सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए और मैं भी इन लोगों के साथ गाड़ी के अंदर आ गया। गाड़ी के अंदर आने के बाद प्रवीण ने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाया। अभी प्रवीण गाड़ी को आगे भगा ही रहा था कि तभी राजेश ने कहा कि अरे यार तुम ऐसे लोगों से मुंह क्यों लगते हो। राजेश के इतना बोलते ही मैंने उससे कहा, भाई तूने भी उसके साथ वही किया जो इन दोनों ने किया। मैंने अभी राजेश को यही बोला था कि तभी उसने कहा, अच्छा तो फिर तू ही उसकी मदद कर देता अगर इतना बुरा लग रहा है तो। जब राजेश ने मुझसे ये बोला तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने ज्यादा बहस की तो हो सकता है कि ये लोग मुझे यहीं पर उतार दें। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और उसके बाद गाड़ी के बाहर देखने लगा। अभी मैं गाड़ी के बाहर ही देख रहा था कि तभी प्रवीण ने कहा, यार एक काम करते हैं, पहले तो हम क्लब चलते हैं, उसके बाद ही हम घर आएंगे। प्रवीण की ये बात सुनने के बाद हम सब ने कहा, हाँ यार तू सही बोल रहा है। फिर जब हम लोग क्लब पहुंचे तो उसके बाद हमने काफ़ी एंजॉय किया और फिर रात के ठीक 1:20 तक हम लोग क्लब से निकल गए। क्लब से निकल के बाद जब प्रवीण ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने देखा कि अब मौसम ने अपना रुख मोड़ लिया था। काले बादलों ने चांद को घेर लिया था और उसके साथ ही बिजली भी कड़कड़ाने लगी थी। मौसम की यह हालत देखकर राजेश ने बोला, वाह यार आज तो कितना अच्छा दिन है, मौसम भी एकदम रोमांटिक हो रखा है। जब राजेश ने ये कहा तो उसके बाद हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए, क्योंकि हमें घर भी तो जाना था। गाड़ी में बैठने के बाद प्रवीण ने गाड़ी को स्टार्ट किया और जब हमारी गाड़ी क्लब से काफ़ी दूर आ गई तो उसके बाद हमने देखा कि अब बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश को होता देख प्रवीण ने बोला, यार बारिश में लगता है गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, हमें एक काम करना होगा, हमें पास में कोई होटल देखना होगा ताकि बारिश खत्म होने तक हम वहाँ पर रुक सकें। दरअसल प्रवीण ने नशा कुछ ज़्यादा ही कर रखा था, लेकिन मुझे और राजेश को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो इसलिए हमने उससे कहा, हाँ ठीक है भाई। फिर इसके बाद जब कुछ देर तक हम लोगों ने उस रास्ते पर देखा तो हमें कोई भी होटल नजर नहीं आया। फोन में भी हमने काफी सर्च किया तो भी हमें कोई भी होटल नहीं दिखा, जिसके चलते हमें लगा कि हम लोग ये कौन से रास्ते पर हैं। अभी हम लोग आपस में यही सब बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी रुक गई। हमारी गाड़ी जहां पर रुकी हुई थी वो रास्ता पूरा जंगल से घिरा हुआ था। हमें उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर गाड़ी कैसे रुक गई। अभी प्रवीण गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मैंने प्रवीण से कहा, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो एक बार जाके गाड़ी चेक कर ले। जैसे ही मैंने ये बोला कि तभी प्रवीण गाड़ी से नीचे उतर गया और उसके बाद वो गाड़ी को चेक करने लगा। अभी हम तीनों लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे थे कि तभी हमें एक चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो चीख किसी और की नहीं बल्कि प्रवीण की ही थी। जब उसकी चीख को सुनने के बाद हम बाहर निकले तो हमने देखा कि प्रवीण एक पेड़ पर झूल रहा था और उसके साथ ही उसकी आंखें भी अब बंद हो गई थी। बारिश भी अब ना के बराबर ही हो रही थी, लेकिन जब हम प्रवीण के पास पहुंचे तो हमने देखा कि प्रवीण अब मर चुका है। हम लोग उस वक्त बहुत ही ज्यादा दहशत में आ गए थे कि आखिर ये सब प्रवीण के साथ कैसे हो गया और ये सब किसने किया है। अभी हम लोग यही सब सोच रहे थे कि तभी मैंने उन दोनों से बोला, देखा तुम लोगों ने,
ये जरूर सी भिखारिन औरत की वजह से हुआ है। जब मैंने उन लोगों से ये कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तो हम भी नहीं बचेंगे। और इतना कहने के बाद हम लोग वहां से भागने लगे। जब हम लोग वहां से भागने लगे तो मैंने उनसे कहा कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है भाई, हमें कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर हम इस रास्ते पर भागते रहे तो हम भी मारे जाएंगे। जब मैंने उन लोगों से ये कहा तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा भाई तो फिर हम क्या करें अब, क्योंकि वहां पर ना तो किसी का कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी गुजर रही थी। अभी हम अपने आसपास ही देख रहे थे कि तभी मुझे सामने से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी को देखते ही मैंने आंचल और राजेश से कहा भाई वो देखो सामने कोई घर नजर आ रहा है। जब मैंने उन लोगों से ये कहा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो वहां पर चलते हैं। उन लोगों के इतना कहने के बाद मैं भी उन लोगों के साथ वहां पर जाने लगा। जब कुछ देर के बाद हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वो एक छोटा सा ढाबा था और उस ढाबे पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। किसी को भी उस ढाबे पर ना देखकर हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर इस ढाबे पर कोई है क्यों नहीं। अभी हम लोग उसी ढाबे को ही देख रहे थे कि तभी मैंने उस ढाबे पर आवाज लगाई, अरे भाई कोई है यहाँ पर क्या, कोई हमें सुन रहा है। जैसे मैंने ये बोला कि तभी एक आदमी उस ढाबे के अंदर से बाहर आ गया और उस आदमी को देखते हम लोगों को बहुत ही राहत मिली कि चलो कोई तो है यहाँ पर। जब वो आदमी बाहर आया तो उसके बाद हमने उस ढाबे वाले को सारी बात बता दी, जिसके बाद उसने हमें इसी ढाबे में रुकने को बोला। हम लोग वहीं उस ढाबे पर बैठ गए। हम लोग इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अपनी गाड़ी के पास चले जाएं। अभी हम उस ढाबे पर ही थे कि तभी उस ढाबे वाले ने बोला कि कुछ खा लो भाई साहब, लगता है तुम लोग भूखे हो। जब उस ढाबे वाले ने ये बोला तो हमने उसे मना कर दिया कि हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जब हमने उस ढाबे वाले से ये कहा तो उसके बाद वो ढाबे वाला अंदर चला गया और हम वहीं पर बैठे रहे। अभी हम वहीं पर बैठे ही थे कि तभी हमने देखा कि वो ढाबे वाला अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं उसी ढाबे वाले को ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि अब आंचल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आंचल को ना पाकर मैंने राजेश से पूछा, अरे भाई आंचल कहाँ गई। अभी मैंने यही कहा था कि तभी राजेश ने मुझसे कहा, यार मुझे नहीं मालूम, अभी तो यहीं पर थी, एकदम से कहाँ चली गई। अभी हम दोनों आंचल को इधर उधर ही देख रहे थे कि तभी हमें आंचल की आवाज सुनाई दी। आंचल की आवाज को सुनते ही जब हमने ढाबे के अंदर देखा तो हमने पाया कि आंचल की आवाज ढाबे के अंदर से आ रही है। और इसी के चलते जब मैं और राजेश ढाबे के अंदर घुसे तो हमने पाया कि वो ढाबे वाला आंचल को मांस खिला रहा था। आंचल की यह हालत देखकर हम दोनों की रूह कांप रही थी और इसके साथ ही वो ढाबे वाला अब बहुत ही ज्यादा भयानक बन चुका था। उसे देखकर तो हमारी पैंट गीली होने लगी थी और अभी हम वहीं पर डरे सहमे खड़े हुए आंचल को ही देख रहे थे कि तभी आंचल ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आंचल ने जब हमसे ये बोला तो उसके बाद हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। हमें समझ में नहीं आया कि हम करे तो करे क्या। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी उस ढाबे वाले ने आंचल का गला काट दिया। दोस्तों ये नजारा देखकर तो हमारी आत्मा तक कांपने लगी थी। हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे और डर के मारे हम दोनों वहां से भागने लगे। अब हम दोनों अपनी कार के पास आ गए थे, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि प्रवीण अब हमें उस पेड़ पर झूलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते मैंने राजेश से कहा कि यार प्रवीण कहाँ गायब हो गया। कुछ देर पहले तो वो इसी पेड़ पर लटका हुआ था और अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैंने राजेश से ये कहा तो उसने कहा, भाई मुझे मालूम है उस भिखारिन ने ये सब किया है, वो भिखारिन नहीं थी बल्कि कोई डैन होगी। अभी राजेश ने मुझसे यही कहा था कि तभी अचानक से मुझे आंचल की और प्रवीण की चीख सुनाई दी। प्रवीण और आंचल की चीख सुनकर हम दोनों तो बुरी तरह से घबरा गए थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी मैंने राजेश से कहा, भाई अगर तुम लोगों ने उस भिखारिन के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। जब मैंने राजेश को ये बोला तो उसे भी इस बात का अफसोस हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसके चलते अब हम दोनों किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। हम दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और उसके बाद गाड़ी के शीशे को बंद कर लिया। हम दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। अभी हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे कि तभी एकदम से गाड़ी के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। किसी की आवाज को सुनने के बाद राजेश ने कहा, भाई ये आवाज तो प्रवीण की लग रही है, लगता है प्रवीण अभी जिंदा है। राजेश को मैंने समझाया, भाई ये प्रवीण की आवाज नहीं है बल्कि उसी ढाबे वाले की कोई चाल होगी।
हमारे लिए बेहतर होगा कि हम दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें। लेकिन राजेश ने मेरी बात नहीं मानी और उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकल गया। जैसे वो गाड़ी से बाहर गया कि तभी मुझे उसकी एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसकी चीख को सुनते ही मेरी हालत अब पतली होने लगी। मैं डर से कप कपाने लगा था। मैं मन ही मन उस भिखारन औरत से माफी मांगने लगा कि मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आप मेरे साथ कुछ भी ना करें। और साथ ही मैं भगवान का नाम जपने लगा। दोस्तों, उस रात में इतना ज्यादा डर गया था कि मैं गाड़ी में ही बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक सुबह हो गई थी। सुबह होते मैं वहां से निकल पड़ा। पर दोस्तों, जब मैं अपने घर आया तो तब जाकर मेरी जान में जान आई। अगर मेरे दोस्त उस भिखारन के साथ कुछ गलत नहीं करते तो आज वो भी जिंदा होते। लेकिन मुझे आज तक उस ढाबे वाले का कुछ भी अता पता नहीं चला। हालांकि पुलिस वालों ने भी इसकी काफी जांच पड़ताल की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी।